जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऋग वैदिक काल। दोस्तों, आज का जो सेशन है उन छात्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो वन डे एग्जाम फिर या आईएएस की एग्जाम देना चाहते हैं। दोस्तों, इन दोनों जो वर्गीकरण है, इन दोनों के अलावे उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भारत के आम लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है, बनी रहती है, जो ऋग्वेद में वेदों में क्या लिखा हुआ है, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, तो आज के सेशन में हम बताएंगे कि इन वेदों में क्या लिखा हुआ है। आज के सेशन को आप शुरू से अंत तक देखिए तो आप जान पाएंगे कि इन वेदों में क्या लिखी हुई है। इतनी जो भारत की प्राचीन वेद हैं, भारत की धरती की शायद प्राचीनतम रचना मानी जाती है ये। तो आखिर इन ग्रंथों में क्या लिखी हुई है, आज के सेशन में हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे। ऋग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम जो उसके अंदर आपके जो सब टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक का कालखंड क्या है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की तरह ऋग वैदिक सभ्यता की जो कालक्रम है, इसके निर्धारण को लेकर के भी विद्वानों के बीच में बहुत ही मतभेद रहा है। कोई विद्वान मानते हैं कि इनका जो कालक्रम है ऋग वैदिक सभ्यता की, ये 3000 बीसी से आसपास इनका शुरू हुआ था और 2000 बीसी के आसपास रहा। कुछ विद्वान इसे 2000 बीसी में आरंभ मानते हैं, कुछ विद्वान इसे 1000 बीसी में मानते हैं। तो इतिहासकारों में कहीं ना कहीं मतभेद दिखता है इनके कालक्रम को लेकर के। साथ ही आर्यों के आगमन यानी कि उनके जो मूल प्रदेश हैं, आदि देश, इनके लेकर भी विद्वानों के बीच में, इतिहासकार जो हैं उनके बीच में मतभेद रही है कि इनका आदि देश कौन सा है। मतलब ये कहाँ से प्रवासित होके आए थे, क्या आर्य भारत के ही थे या कहीं से प्रवासित होके आए थे। तो विद्वानों में कहीं ना कहीं इनके बीच में मतभेद रही है। तो हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इतिहास परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि वे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे आर्यों की जो आगमन है, ये मूल देश आर्यों के आदि देश को बैक्टीरिया बताया है। वे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश बताया है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि उत्पत्ति के संबंध में जो मतभेद है इसको आप व्याख्या कीजिए। तो मेंस का भी क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में तो है ही। सभी वनडे से लेकर के यूपीपीसीएस हो या फिर आईएएस के एग्जाम हो, सभी प्रश्नों में सभी में पूछे जाते हैं। तो हम हमारा जो पहला जो सब टॉपिक्स है वो है इनके कालक्रम को लेकर के जो मतभेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है आज का, उसमें हम पढ़ेंगे कि इनके मूल देश के बारे में, आदि देश के बारे में जो मतभेद है इतिहासकारों के बीच में, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मतभेद आखिर क्यों। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका जो विस्तार क्षेत्र था, इनका जो कार्य भूमि थी, ये कहाँ पर थी। क्या जहाँ पर आर्य जो सिंधु घाटी की सभ्यता बसी थी, आर्य वहीं पर जाके बसे थे, या यहाँ से प्रवासित होकर कहीं और पर जाके अपनी अपनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे भारत के वे कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने आर्यों ने अपनी सभ्यता बसाई थी और वहां से अपना शासन किया था। फिर हम लोग जानेंगे कि आर्यों की जानकारी के स्रोत क्या है, वे कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या कोई पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त हुई है जिसे हम अध्ययन करके हम लोग जान सके कि आर्यों ने इस प्रकार की या किस प्रकार की सभ्यता बसाई थी। तो हम लोग पुरातात्विक वस्तुओं के साथ साथ उनके साहित्यों को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनके स्रोत में क्या क्या लिखा हुआ है, जिसके आधार पर इतिहासकार जो इस काल की ऋग्वैदिक जो सभ्यता है इसका इतिहास का निर्माण किया गया था। फिर हम लोग उनके जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक यानी कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं का परिवार में कैसा स्थान था, उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिलती थी या नहीं मिलती थी। फिर उनकी जो वर्ण व्यवस्था थी यानी कि समाज के निचले तबके के लोग, उनकी स्थिति क्या थी, दासों की स्थिति क्या थी, वैश्य या फिर ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी। तो हम सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आज ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता की जो देखा था समाज स्थिति क्या थी, वैसे ही हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यानी कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी इनका राजा कौन होता था, क्या समाज के जो ब्राह्मण थे वो थे, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता में वैश्य शासक वर्ग था, उन्हीं की तरह जो शासन चलाता था ये हड़प्पा वैदिक सभ्यता में भी। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के तहत कि उनका जो शासन का वागडोर था ऋग वैदिक सभ्यता की, ये किनके हाथों में था, समाज का वो कौन सा वर्ग था
जिनके हाथों में ऋग वैदिक समाज की शासन की बागडोर थी। फिर हम लोग देखेंगे कि राजा की नियुक्ति कैसे की जाती थी। फिर उसमें देखेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई मंत्री परिषद थी या नहीं थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी जो धार्मिक स्थिति थी। फिर उससे पहले हम देखेंगे कि सैन्य वगैरह जो देखेंगे, क्योंकि ये शांति प्रिय तो थे नहीं, जैसे कि हड़प्पा वासी थे, बहुत ही शांति प्रिय थे। वहां से कोई भी तलवार या भाला जैसे कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि वे लोग व्यापार पर आश्रित थे, कृषि और बहुत ही नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो वो लोग एक शांति प्रिय थे हड़प्पावासी। लेकिन हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक काल, यहाँ के जो पशुपालक के समाज थे, और यहाँ पर पशुओं को लेकर के अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तो ये बहुत ही हिंसक टाइप के समाज थे, तो लड़ाई होती रहती थी। तो हम लोग बिना सेना के तो राजा होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका सेना जो था, सेना किस प्रकार का सेना था। क्या जनता ही सेना में भाग लेती थी, जिसे मिलिशिया सेना कहते थे, या फिर सेना जो वास्तविक सेना कहते हैं उनका गठन कर लिया गया था। तो आज के सेशन में हम लोग वो भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, ये किस धर्म के मानने वाले समाज थे, इनकी ये प्रकृति पूजक ही थे या कोई दूसरा देव था, ये क्या मूर्ति पूजक थे या नहीं थे, क्या इन्होंने मंदिर बसाई थी, मंदिर बनाई थी या नहीं बनाई थी। तो आज की धार्मिक स्थिति में वो भी देखेंगे। इनकी सांस्कृतिक नीति भी देखेंगे कि इनके जो मृतक थे इनका दाह संस्कार कैसे किया जाता था। तो ये चीज हम देखेंगे। उनकी दफनाने की जो कब्र में जो सबको दफनाते हैं, इनकी क्या विधि थी। तो आज के सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे। दूसरा हम लोग इनकी जो उद्योग था, यानी कि आर्थिक स्थिति, इसमें हम जानेंगे। आर्थिक स्थिति को हम पहले कृषि की देखेंगे कि कृषि और पशुपालन की स्थिति क्या थी। फिर हम लोग देखेंगे कि इनके इनके जो साम्राज्य था या ये जो सत्ता थी, इसमें कोई उद्योग वगैरह था या नहीं था, कोई औद्योगिक स्थिति थी या नहीं थी। शिल्प कारीगर में कौन कौन से शिल्प कारीगर इस समय में मौजूद थे, कौन कौन से शिल्प था, विद्वान था इस समय। तो हम लोग इसकी स्थिति के बारे में जान लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता की तरह इस समाज में भी व्यापार वगैरह होता था। हड़प्पा सभ्यता की व्यापार व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। हम लोगों ने उस समय के बंदरगाह देखे थे। फिर हमने देखा था कि उनके जो व्यापार थे बहुत ही उन्नत व्यवस्था में था। उनका विदेशी व्यापार ही बहुत ही मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था, हड़प्पा सभ्यता की। तो क्या वैसे ही इस समय भी ऋग वैदिक जो काल है, इस समय भी कोई विदेश व्यापार होता था या फिर केवल आंतरिक व्यापार ही होता था। तो कौन कौन सी वस्तुएं थी, आयात की वस्तुएं कौन थी, निर्यात की वस्तुएं कौन थी। फिर हम लोग देखेंगे कि यदि व्यापार नहीं होता था, फिर ये समाज कैसी चलती थी। इनकी मुद्रा विनिमय व्यवस्था देखेंगे, मुद्रा कोई थी या नहीं थी, विनिमय के साधन को क्या क्या थे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इन्हीं टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ आज के सेशन में। हम एक बार हम लोग पिछली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। दोस्तों हमने पिछले सेशन में हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। तो हमने देखा था शुरू से अंत तक उनकी हड़प्पासी उत्पत्ति से लेकर के उनके पतन तक को देखा था। हड़प्पा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसमें देखा था कि विद्वानों के बीच में बहुत ही मतभेद है। विदेशी विद्वानों ने कुछ अलग मतभेद, विद्वानों ने अलग अपनी राय दी है। फिर जो हमारे देशी जो है यानी कि भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अपनी राय दी थी। फिर उनके कालक्रम को लेकर भी देखा था कि हड़प्पा के जो कालक्रम थे उस समय भी कुछ मतभेद थे। उसके बाद हमने उसके जो विस्तार था, साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनकी सीमा देखी थी। फिर उनकी जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं देखी थी। बहुत जो महानगर थे उनके उनके विशेषताएं, वहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, पुरातात्विक वस्तुएं। तो ये चीज हमने देखा था। फिर हमने उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, उद्योग की स्थिति, कृषि, ये सभी चीजें हमने सभी चीजों पर डिस्कशन किया था पिछले सेशन में। तो आशा है कि बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको पिछली क्लास हमारी। तो ऐसे ही आज की हमारी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो आज का सेशन है वो टेस्ट साथी की जो यूपीपीसीएस के लिए जो चलाई जा रही है 100 दिवसीय प्रोग्राम, उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले राकेश सर की आपने क्लास देखी होगी, ज्योग्राफी की क्लास, वो लगभग भारत का भूगोल लगभग समाप्त हो चुका है। इतिहास के समाप्त होते ही फिर से राकेश सर आपके सामने उपस्थित होंगे। वो आपके समक्ष या तो विश्व इतिहास लेके आएंगे या फिर पर्यावरण की लेकर के आएंगे। ठीक हमारा जो है अभी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म होने के बाद फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारतीय कला और संस्कृति के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा, हम ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे और इसी पर हमारा
आधारित हमारा क्लास है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक सभ्यता, इसके बारे में एक थोड़ा सा हिंट देते हैं, इसका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, इसका हमने देखा था कि इसका जो कालक्रम था ये 2350 बीसी से 1750 बीसी से 2350 से 1750 बीसी के आसपास इनका कालक्रम पड़ा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के जस्ट बाद, देख रहे हैं बीच में, इसके बीच में 250 साल का गैप है। तो इसके तुरंत बाद ही वैदिक सभ्यता बसाई गई थी। ठीक है, इसके संक्रमण के जो संक्रमण काल है, यानी कि 1750 से 1500 बीसी के बीच का जो काल है, इसके बीच की क्या घटनाएं थी ये अभी तक अप्राप्य है, मतलब हमें जानकारी नहीं है। इतिहासकार इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए हैं। तो हम लोग सीधे इतना जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का स्थापना हुआ था वो था हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में कौन सी सभ्यता? ऋग वैदिक काल। दोस्तों वैदिक सभ्यता के दो भागों में विभाजित किया जाता है, यह अध्ययन के लिए किया जाता है। एक तो ऋग वैदिक काल है, इसका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल ये 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल फिर 1000 बीसी से 500 या 600 बीसी के काल के बीच इसमें माना जाता है। तो हम परिचय के अंतर्गत क्या जानेंगे कि किसे कहते हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल उसे कहा जाता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था वैसी ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी। ठीक, इसे मानव जाति की प्रथम रचना कहा जाता है। दोस्तों हमने अभी शुरुआत में ही कहा था कि ऋग्वेद मानव जाति की यानी धरती की प्राचीनतम रचना है, यानी इससे पहले कोई भी ग्रंथ नहीं लिखी गई थी, ये इतनी प्राचीन ग्रंथ है। इससे इसी के समकालीन एक ईरानी ग्रंथ है जिसे जिंद अवेस्ता कहा जाता है। जिंद अवेस्ता कहा जाता है, ये एक ईरानी ग्रंथ है। ये पारसियों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है पारसियों का। तो ये इसके समकालीन है, प्राचीन नहीं है, इसके समकालीन है, इसी काल में लिखी गई थी। तो ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन रचना मानी जाती है और इसी पर आधारित जो समाज था इसी को ऋग्वैदिक समाज कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी भाषा बोलते थे आर्य लोग? भारोपीय भाषा बोलते थे। ठीक है, ये निष्कर्ष इस मत पर आधारित है। कौन सा निष्कर्ष? कि ये भारोपीय भाषा बोलते थे। तो ये भारोपीय भाषा का निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि भारोपीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े, पशुओं और करंज जैसे भोज वृक्षों के लिए समान शब्दावली है। तो ये भारोपीय भाषा और यूरोपीय जो भाषा था ये कहीं ना कहीं समान रूप से मिलती थी, दो बोली टकराती थी। तो इतिहासकारों ने माना कि भारोपीय भाषा ही थी। इसके आधार पर उनकी जो आर्यों की सभ्यता थी यही सभ्यता थी। क्योंकि देखो ये ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम रचना है, इसकी जो भाषा है वो नहीं है जिसे हम आज की संस्कृत मानते हैं। ये संस्कृत में नहीं लिखी गई है, ये ग्रंथ संस्कृत में, आज की वर्तमान संस्कृत की जो भाषा है इस भाषा में नहीं लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये भारोपीय भाषा अथवा प्राचीन जो संस्कृत है उस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, वैदिक काल को हमने अभी कहा था कि वैदिक काल को दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो ऋग वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। तो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल जो है ये 1500 से 1000 बीसी का काल है और फिर उत्तर वैदिक 1000 से 500 बीसी के बीच के काल के माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद काल के जो जानकारी के स्रोत हैं, इनका जो इतिहास लेखन किया गया था वो किन आधारों पर किया गया था। क्या हड़प्पा सभ्यता की तरह इस काल में भी उत्खनन किया गया था, कहीं से कोई खुदाई से कोई वस्तुएं प्राप्त हुई थी, या फिर कोई दूसरा आधार था? तो हम लोग उसी की जानेंगे कि इनका जो इस काल के जो इतिहास लेखन किया गया था, इतिहासकारों ने इस काल की जो इतिहास लिखी थी वो किस आधार पर किया गया था। दोस्तों तो ये चीज जो जानकारी के स्रोत हैं ये हमारे एक तो स्वयं ऋग्वेद, इसमें आप लोग देखेंगे कि ऋग्वेद हम लोग अभी टिप्पणी करेंगे कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, सामवेद और अथर्ववेद। इसी में ऋग्वेद के धर्म, समाज, उनकी राजनीति, इस सब के बारे में ऋग्वेद काल में दिया गया है। तो आर्यों के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गई इनकी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक इनके जो जानने के जो स्रोत हैं वो इनके साहित्यिक स्रोत हैं, और एक है जो पुरातात्विक स्रोत है। तो ये अकेला पुरातात्विक स्रोत अकेले नहीं है इनके, हमें बहुत सारे खुदाई से जो गंगा यमुना का दोआब है, हरियाणा, पंजाब,
और जो उस समय की जो दिल्ली जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है, ये इन लोगों की कर्मभूमि रही है। यहाँ से उत्खनन से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई है। लेकिन इनमें एक जो बोगाईकोज का अभिलेख है, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हुई है, बोगाईकोज कहाँ पर है, ये ईरान में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और ये 1400 बीसी के अभिलेख है। कब के हैं, 1400 बीसी। तो ये इसी के समकालीन है, समकालीन है। और इसमें जो ऋग्वैदिक देवता है, इंद्र, वरुण, नाशत्य, इन देवी देवताओं के बारे में इनकी जानकारी दी गई है यहाँ पर बोगाईकोज अभिलेख में। तो ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ये ऋग्वेद में लिखी गई कथनों को पुष्टि करते हैं। ये ऋग्वेद में जो लिखी गई बातें हैं, ये इसे प्रमाण देते हैं कि उसमें लिखी गई बातें सही है। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी के स्रोत हैं। इतिहासकारों ने इन्हीं को पढ़ करके इस काल की इतिहास लिखा था। हमने अभी आपको बताया था कि जो आर्यों के आगमन है और उनके मूल स्थान को लेकर के इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उनके आर्यों के आगमन के लेकर के इतिहासकारों के बीच में कौन कौन से मतभेद हैं, कौन कौन से विद्वान ने उनके जो है आगमन काल क्या क्या निर्धारित किए हैं। तो एक याकोबी है, यूरोपीय इतिहासकार है, और एक भारत के तिलक है। इन्होंने ग्रह आदि संबंधी उदाहरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन बताया है कि भारत कब आए थे, 4000 बीसी में। तो आपको याद रखना है कि याकोबी और तिलक महोदय ने, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था वो 4000 बीसी में हुआ था। ठीक, फिर वहीं पर मैक्स मूलर बताते हैं, मैक्स मूलर एक यूरोपीय इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा कि ऋग्वैदिक काल जो है ये 1200 बीसी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के बीच में है। तो ये दोनों एक्सट्रीम अपना मत देते हैं, एक अलग दुनिया में है। लेकिन सबसे जो अलग मत है, जो पूरे विद्वान एक मत है, सामान्य तिथि जिसे कहते हैं, तो ये है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 बीसी में, और कब तक रहा था, तो 1000 बीसी तक। तो आप लोगों को यही याद रखना है। तो ये हमने देखा कि आर्यों के जो आगमन था, इनके बीच में मतभेद था, उसके बारे में देखा। ठीक वैसे ही इनके मूल स्थान यानी कि आदि देश, यानी कि आर्य कहाँ से प्रवासित होकर आए थे, इनको लेकर के भी मतभेद है। तो इनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके जो विदेशी मत है, विदेशी जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं। हम देखते हैं, जातीय विशेषताओं के आधार पर पेनका और हर्ट इतिहासकार हैं, ये मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, जर्मनी से। कहाँ से आते हैं, जर्मनी से। ठीक वही एक दूसरे इतिहासकार हैं, गाइल्स महोदय, ये मानते हैं कि आर्यों का आदि देश हंगरी या फिर डेन्यूब नदी घाटी, ये यूरोप से, ये यूरोप मानते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये इतिहासकार है मेयर, पीक, गार्डन चाइल्ड महोदय, पिगट महोदय, नेहरिंग, बेंडेस्टीन, ये इतने विद्वान हैं जो मानते हैं कि दक्षिणी रूस से आर्य प्रवासित होकर भारत में आई थी और यहाँ पर सभ्यता का विकास किया था। तो ये इतिहासकार ये मानते हैं। ठीक, और साथ ही ये जो मत है ये सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, भारतीय इतिहासकारों ने शायद इसे स्वीकार किया है, इसलिए सर्वाधिक मान्य है। दूसरा, प्राच्य साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र की पहचान समानता आल्प पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि यूराल पर जो पर्वत श्रेणी है, इसके इलाके यानी कि स्टेप वाले जो यूरेशियाई देश क्षेत्र हैं, इसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावे जो पुरातात्विक साक्ष्यों से इस पर भी, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं इससे भी इसकी पुष्टि हो जाती है कि ये लोग यूरोप से, एशिया और यूरोप से विभिन्न भागों की ओर बहिर्गामी प्रवासन के चिन्ह मिलते हैं। यानी कि ये लोग जो इतिहासकार जो मत देते हैं, इनकी पुरातात्विक आधार पर पुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे सर्वमान्य मत कहा जाता है। हम और इतिहासकारों की मत देखते हैं और वो सब क्या सोचते हैं। सर्वप्रथम जे.जी. रोड एक इतिहासकार हैं, इन्होंने 1820 में ईरानी ग्रंथ, अभी हमने बताया था, जिंद अवस्था, इनके आधार पर आर्यों को कहाँ का निवासी बताया था, बैक्टीरिया का मूल निवासी बताया था। फिर दूसरे इतिहासकार हैं प्रोफेसर सेलस और एडवर्ड मेयर, इन्होंने भी एशिया को बताया था। और ओल्डेन वर्ग और कीथ कम, ये इतिहासकार भी एशिया को ही इसका आर्यों का मूल निवास बताते हैं। इन इतिहासकारों के मतों के अलावा एक पुरातात्विक साक्ष्य भी है। अभी हमने बताया था कि एशिया माइनर में स्थित जो बोगाईकोज अभिलेख है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 1400 बीसी के हैं। इसमें मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य नामक जो वैदिक देवता हैं, इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस प्रमाण की पुष्टि होती है कि ईरान से ही जो आर्य था उनका प्रवासन हुआ होगा। तो ये एक पुष्टि हो गई, प्रमाण प्रमाण हो गई कि
बोगाई कोज से ही, मतलब ईरान के जो आसपास थे, एशिया माइनर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहीं से ईरान से ही जो आर्य है ये प्रवासित होकर भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वहां पर जाके अपनी सभ्यता बसाई थी। ठीक है, तो हमने अभी देखा विदेशी इतिहासकार के मत। अब हम लोग देखते हैं कि देशी इतिहासकार हैं, जो भारत के इतिहासकार हैं, वो क्या मानते हैं कि आज कहाँ से आए थे। इसमें अविनाश चंद्र महोदय ये मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास बताता है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि वर्तमान में जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, वही जो है आर्यों की मूल देश है, आदि देश है। मतलब आर्य कहीं बाहर से नहीं आया था, मतलब यहीं के निवासी थे और उन्होंने ही अपनी आर्य सभ्यता बसाई थी। दूसरे विद्वान है गंगानाथ झा। ये मानते हैं कि आर्यों का आदि देश भारत का ब्रह्मर्षि देश था। दोस्तों ये ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना के जो दोआब हैं, जिसमें अभी हरियाणा या फिर पंजाब बसा हुआ है, इसी को मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि यहीं पर, यहीं से प्रवासित होके या फिर यहीं के लोगों ने आर्य सभ्यता बसाई थी। एक है HD कल्लू, इन्होंने कश्मीर को माना है आर्यों का आदि देश। DS त्रिवेद ने माना है कि मुल्तान के जो देवका प्रदेश है ये आर्यों का निवास स्थान था। दूसरे इतिहासकार है राजबली, ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश, जो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश है हमारा, ये आर्यों का आदि देश है। मध्य प्रदेश से आज प्रवासित होकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र या फिर गंगा घाटी में गए और यहाँ पर इन्होंने आर्य सभ्यता की स्थापना की थी। हम दयानंद सरस्वती, इन्होंने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताता है। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आदों, इसके जो आर्यों का आदि देश था यानी कि जन्म मूल स्थान था, ये उत्तरी ध्रुव था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कितना मतभेद है दोनों के इतिहासकारों के बीच में। विदेशी विद्वान जो है सभी के सब एक पूरे विद्वान मानते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए थे। कुछ उसे यूरोप के मानते हैं, कुछ उससे दक्षिणी रूस के मानते हैं, कुछ ईरान के मानते हैं, और ईरान से तो पुरातात्विक प्रमाण जो है बोगाई कोज अभिलेख ये भी प्रमाण हो गए। इसके उल्टे जो देसी इतिहासकार हैं ये सब के सब ये मानते हैं कि आर्य जो सभ्यता बसाई थी, ये लोग बाहर से नहीं आए थे। कहाँ से आए थे? ये इन्हीं भारत के ही थे और भारत से ही लोगों ने सभ्यता बसाई थी, आर्य सभ्यता बसाई थी। तो आज बाहर, कहीं बाहर से नहीं आए थे। देसी जो विद्वान थे उसमें एकमात्र बाल गंगाधर तिलक है, केवल यही मानते हैं कि आर्य कहीं बाहर से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे और आकर के अपनी सभ्यता बसाई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके कालक्रम के साथ साथ उनका जो इतिहासकारों के बीच में जो मतभेद था कि आज कहाँ से उनके जन्म स्थान थे, कहाँ से प्रवासित होकर आए थे, तो हमने ये देखा। हम लोग अब देखेंगे कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि आर्यों ने अपनी सभ्यता कहाँ पर बसाई थी। भारत के वो कौन से क्षेत्र थे जहाँ से इन लोगों ने अपने शासन किया था। ऋग्वेद हमने अभी देखा कि ऋग्वेद ही इसका जो स्वयं का ग्रंथ है और यही इसमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऋग्वेद में जो इनकी आर्यों की जो विकसित सभ्यता की जो क्षेत्र बताया है वो 7 नदियों का क्षेत्र बताया है, सप्त सैंधव जिसे कहा जाता है, ये क्षेत्र बताया है। तो ये कहाँ पर है? अभी हमारा जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र है जहाँ पर ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उसी के क्षेत्र को आर्यों का जो सभ्यता है उसे बताया गया है कि यहीं पर आर्य अपनी सभ्यता बसाई थी। तो ऋग्वेद में यही है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है यहीं पर। नदियों से आर्यों के भौगोलिक स्तर का, ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, इसी से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। ठीक है, भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। तो दोस्तों ये सप्त सैंधव जो है ये यहीं पर है, जिसे हम अभी सिंधु और उसकी सहायक नदियां कहा था, यहीं पर आके बसे थे। ऋग्वेद में और भी नदियों का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों हम ऋग्वेद में जो नदियां उल्लेख है, तो कोई भी जो इतिहास या फिर साहित्य लिखी गई है, ये तो तभी लिखा जा सकता है जो कोई वहां पर रहता है, उसके बारे में कुछ जानता है तभी। तो अब ऐसा तो नहीं कि ऋग्वेद में लिखी, अब जो है सरस्वती नदी के बारे या सिंधु नदी के बारे में लिखा है और वो लोग दक्षिण भारत गोदावरी नदी के तट पर रहता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये अवश्य ही इसी के आसपास रहते होंगे, तभी तो सभी नदियों की जानकारी है इनको। ठीक है, जैसा कि हमने सप्त सैंधव यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ ऋग्वेद में ये भी लिखी गई है कि उनकी जो सबसे पवित्र नदी है ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी ये वर्तमान घग्गर नदी को कहा जाता है, जो भी विलुप्त प्राय हो चुकी है। सरस्वती नदी ये हरियाणा में और राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि यही इनकी कर्मभूमि रही थी, इसीलिए ये सभी नदी, यहाँ की जो नदियां हैं, इन लोगों को उनकी नाम मालूम है, उनका क्षेत्र मालूम है। ऋग्वेद में ये जो सरस्वती नदी है इसे नदी तमा कहा गया है। नदी तमा यानी सभी नदियों में
सबसे प्रमुख, साथ ही एक और उपनाम दिया गया है माते तमा, यानी सभी नदियों में सबसे उत्तम। माते तमा और नदी तमा नाम दिया गया है। तो आपको जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि नदी तमा अथवा माते तमा जो उपमा दी गई है ये किस नदी को दी गई है। तो किस नदी को दी गई है? सरस्वती नदी को दी गई है। तो ये एक पवित्र नदी थी, सरस्वती नदी ऋग्वेद की पवित्र नदी थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। दोस्तों, पवित्र नदी होना और महत्वपूर्ण नदी होना तो अलग अलग बातें हैं। सरस्वती नदी पवित्र है, हो सकता है ये धार्मिक महत्व की हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी हो सकता है ये कृषि की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसके लिए सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। आप देख सकते हैं कि गंगा का एक ही बार वर्णन किया गया है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे ये इस क्षेत्र में नहीं बसे थे, यानी गंगा और यमुना के क्षेत्र में नहीं बसे थे, तभी तो ये इनके लिए महत्व नहीं रखता था। ठीक। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा जमा लिया था। यानी जब वो प्रारंभिक अवस्था में था तो इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु और उनकी जो सहायक नदी थी वहां पर आके बसे थे। बाद में जब इनकी आबादी बढ़ी होगी या फिर कोई नया प्रदेश जीता होगा, उसके बाद यहाँ से इन्होंने अपनी सभ्यता विस्तार की। और विस्तार की तब कहाँ चला गया? कुरुक्षेत्र के क्षेत्र यानी वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र में। तो ये सिंधु नदी से कहाँ पर आ गए? कुरुक्षेत्र नदी तक। कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है हरियाणा का, यहाँ तक विस्तृत हो गया था और इसी क्षेत्र को ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र सरस्वती और दृश्यदधी नदियों के बीच में पड़ता था। तो सरस्वती और दृश्यदधी नदी ये दोनों अभी विलुप्त है, यहीं पर ये पड़ता था ब्रह्मवर्त का क्षेत्र, और ये कुरुक्षेत्र के आसपास में पड़ता है। हमने अभी स्रोत के बारे में देखा, तो हम अब आगे बारी बारी से हम इसके स्रोत के अध्ययन करेंगे कि जो ऋग्वैदिक जो समाज है या इतिहास है उनका लेखन कैसे किया गया था। तो सबसे बड़ा जो इसका स्रोत है वो तो स्वयं ऋग्वेद है, क्योंकि इसी के आधार पर ये सभ्यता का अध्ययन किया गया था। तो हम उसकी स्रोत में पहले ऋग्वेद के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद को लिखा किसने था। किसने लिखा था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो व्यास जो है ये एक टाइटल है, जैसे अभी हम अपने टाइटल लगाते हैं झा, मिश्रा या फिर तिवारी या फिर कोई यादव, पंडित, ये सब लगाते हैं। तो ऐसे ही ये व्यास जो है एक टाइटल है, जबकि इसके लेखक कौन थे? कृष्ण द्वैपायन, ये एक नाम है। तो इन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी? वेदों के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन, और इसी को व्यास भी कहा जाता है। तो व्यास एक टाइटल है। वेद शब्द संस्कृत के विद से धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना अथवा जानना। तो वेद का अर्थ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वेद का अर्थ क्या होता है। विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना पंजाब में या फिर पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। मैक्स मुलर मानते हैं कि ये 1200 बीसी से 1020 के काल की रचना है। जैकोबी एक मानते हैं कि तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 3000 बीसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। वहीं तिलक इसे 6000 बीसी के आसपास मानते हैं, और एक विंटरनीत जो है ये 2500 बीसी से 2000 बीसी मानते हैं। तो ये तिलक महोदय जो 6000 मानते हैं ये कुछ अजीब सा अतिशयोक्ति लगता है। ठीक है, लेकिन सभी विद्वान मानते हैं कि इनकी रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास हुई होगी। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 1500 बीसी के 1000 बीसी की रचना काल ही यही प्रमाणिक इसको माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के पाठ करने वाले जो ब्राह्मण है इसे होत्री ऋषि कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। जब यज्ञ किया जाता था उस समय तो यही जो होत्री ऋषि थे यही ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था, मंत्रों की जाप करता था। पूरे ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद में इसी का वर्णन किया गया, और कहीं कहीं पर जाके जो उदाहरण के रूप में उसकी समाज, उनकी राजनीतिक स्थिति या फिर नदी वगैरह सब की वर्णन किया गया है। नहीं तो पूरी की पूरी जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। उस 10 मंडल में ये जो 2 से 7 मंडल है ये प्राचीनतम है। यह मतलब कि 1, 8, 9 और 10 ये बाद में लिखी गई थी। ऋग्वेद की जो 2 से 7 मंडल है ये प्राचीनतम है। मंडल का मतलब अध्याय होता है, मतलब अध्याय।
अध्याय, ये प्राचीनतम। इसके प्रथम और 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी, संभवतः सबसे बाद में की गई थी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ऋग्वेद का जो दूसरा से 7वां मंडल है ये तो प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन भाग है। साथ ही पहला और 10वां जो है ये सबसे बाद में लिखी गई। इसका मतलब जो बाद के 8वें और 9वें है ये इन दोनों के बीच में लिखा होगा। ठीक है, ये पहले और 10वें मंडल को शतर्चिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि शतर्चिन किसे कहा जाता है, शतर्चिन शब्द किस शब्द को संबोधित करता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। गायत्री मंत्र हम लोग जो अभी पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र ऋग्वेद में ही लिखी गई है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है इसी में 10वें मंडल यानी 10वें अध्याय में ये मंत्र लिखी गई है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में ये पूर्वा एल उर्वशी भू का संवाद है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को मृत्यु सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को क्या कहा जाता है, मृत्यु सूक्त। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विधवाओं के लिए विलाप का वर्णन किया गया है, विधवा को उसमें अपशकुन माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में नदी सूक्त, ऋग्वेद के जो नदी सूक्त हैं इसमें व्यास यानी विपाशा नदी को परिगणिती नदी कहा गया है। तो नदी सूक्त कहाँ पर है, ऋग्वेद में है, और ये इसमें व्यास नदी को क्या कहा गया है, परिगणिती नदी कहा गया है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त मतलब कि मंत्र है, इसमें मंत्र इतने लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेदी काल के जो ऋषि हैं इसके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे घृत समद है, विश्वामित्र है, वामदेव है, भारद्वाज है, अत्रि है और वशिष्ठ है। ये ऋग्वेदिक जो मंत्र हैं उनके रचयिता हैं। ऋग्वेद के अलग अलग जो मंत्र हैं, अध्याय हैं, उनकी रचना की थी, मंडल की रचना की थी। इसमें कुछ स्त्री जो कवि हैं इसके भी नाम मिलते हैं, जैसे लोकमुद्रा, घोषा, सची, पलोमी, अक्षावृत्ति आदि। यानी कि जो पुरुष कवि हैं उसके साथ साथ महिला कवियत्री ने भी ऋग्वेद को लिखा था। इनके लेखक पुरुष और महिला दोनों ने लिखे थे। 10 प्रसिद्ध जो 10 राज युग हैं, 10 राज युग, इनका वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। ये भारत की सबसे प्राचीन युद्ध कहा जा सकता है। ये कब हुई थी, तो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, परसनु यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, 9वां अध्याय पूरी तरह से सोम है, सोम देव को समर्पित है। सोम मतलब सोम एक तरह से शराब हुआ करता था, तो उसको समर्पित है पूरा का पूरा मंडल, एक पवित्र चीज हुआ करती थी। वेद त्रय किसे कहा जाता है, तो वेद त्रय जो ऊपर के 3 है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को ये जो त्रिवेद है इसी को वेद त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल की रचना है, ये ऋग्वैदिक काल की रचना नहीं है। इसके साथ साथ सामवेद और यजुर्वेद भी है, ये भी उत्तर वैदिक काल की रचना है। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखी गई थी। बाद के जो ग्रंथ है, स्वयं ऋग्वेद में भी उसके जो 2 से 7 मंडल है वही ऋग्वैदिक काल में लिखी गई थी। बाकी जो जैसे कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है तो सूक्त, ये अंतिम भाग में जब ऋग्वैदिक काल जब अंत होने लगा था तब उसकी रचना की गई थी। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को दूसरा नाम क्या कहा गया, अपौरुषेय कहा गया। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है, मतलब वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आजकल हम लोग एक वाक्य पढ़ते रहते हैं, अस्तो मां सदगमय, ये वाक्य कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से, तो ऋग्वेद से ली गई है। अब हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद के जो प्रमुख मंडल है, दूसरे से 7वें मंडल या फिर और कोई मंडल, उसे किसने लिखा था, उसके जो लेखक हैं वो किसे है। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखा कि ऋग्वेद के रचयिता कृष्ण द्वैपायन है या फिर वेद व्यास है। तो दोस्तों ये इसने किस भाग की रचना की थी, विद्वान इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद किसी एक कवि ने नहीं लिखी थी, बाकी अलग अलग कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया था। तो फिर क्यों उसे अपना मानते हैं, तो उसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं हो सकता है उसने कृष्ण द्वैपायन ने लिखी हो, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन या फिर व्यास जिसे कहता है, उसके महत्वपूर्ण भाग को लिखा हो। बाकी जो अलग अलग मंडल हैं उसे अलग अलग लेखकों ने लिखा था। तो ऐसे ही जो उसके दूसरे मंडल है ऋग्वेद के, उसे घृत समद नामक जो कवि हैं या महर्षि हैं उसने लिखा था। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसे विश्वामित्र ने लिखा था।
और इसी में जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किया गया है, गायत्री मंत्र का। तो आप ये कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है ये किसने लिखा था, धम्मदेव नामक ऋषि ने लिखा था। पांचवा मंडल अत्रि मुनि, किसने लिखा था, अत्रि मुनि ने। ऋग्वेद का जो छठा मंडल है वो किसने लिखा था, भारद्वाज ऋषि ने। सातवां वशिष्ठ ऋषि ने। और आठवां मंडल कन्नव अथवा अंगिरस नामक एक ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने लिखा था। ऋग्वैदिक काल की नदियां। दोस्तों आज हम जिसे सतलज, चिनाब या व्यास, काबुल, गंडक, स्वात मानते हैं, ऋग्वैदिक काल में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था। इसकी नदियों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं कि इस प्राचीन काल में शतद्री नदी किसे कहा जाता था, अस्कनी नदी किसे कहा जाता था। ये मेल के वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं अक्सर। तो शतद्री नदी किसे कहा जाता है, शतद्री नदी, सतलज नदी को अस्कनी नदी का नाम कहा गया है। चेनाब नदी को विपाशा किसे कहा गया है, व्यास नदी को। कुभा किसे, काबुल को। सदानीरा नदी किसे कहा गया है, गंडक को। सुवस्तु किसे कहा गया है, सुवस्तु किसे कहा गया है, स्वात नदी अफगानिस्तान की नदी है, उसे कहा जाता था। परसुनी नदी किसे कहा जाता था, अडावी नदी को। बितस्ता झेलम नदी को। और गोमल गोमती नदी को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फैक्ट है, इसमें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें कोई ठीक है नहीं, समझाने वाली बात तो है नहीं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक। दूसरा हमारा जो ग्रंथ है इस काल के, यजुर्वेद है। यजु का क्या अर्थ होता है, यज्ञ। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी जो किताब है ये यज्ञ विधियों का वर्णन करने में लिखा गया है। पूरी किताब में जो पूरी ग्रंथ है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ विधि, यज्ञ कैसे किया जाए, उनकी क्या विधि हो, इसी के बारे में वर्णन करता है यज्ञ विधि का। जैसे हमने जो देखा था कि ऋग्वेद के जो पाठक थे उसे अथर्वणीय कहा जाता था, होत्री ऋषि कहा जाता था। ठीक ऐसे ही इसके जो ऋषि हैं इसे अथर्वणीय कहा जाता है और इसे अथर्ववेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भागों में विभक्त है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की फिर 4 शाखाएं हैं। एक तो यजुर्वेद 2 भागों में बांटा है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। फिर इसमें कृष्ण यजुर्वेद के भी शाखाएं हैं, इसके ब्रांचेज हैं। इसमें है काठक यजुर्वेद, कपिंठल यजुर्वेद, मैत्रायणी यजुर्वेद और तैतरीय यजुर्वेद। यजुर्वेद की एक 5वीं शाखा भी है, उसे वाजपेयी संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाजपेयी संहिता। इसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग थे, ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद के भी एक भाग है जिसे वाजपेयी कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद जो है एक कर्मकांड प्रधान है। क्या है, कर्मकांड प्रधान है, क्योंकि इसमें यज्ञ विधि इत्यादि वगैरह का वर्णन किया गया है। इसके जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, इसे कराने वाले जो ऋषि होते हैं, ये किसे क्या कहा जाता है, अथर्वणीय। यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले या फिर जो इसे पाठ करने वाले जो ऋषि हैं उसे अथर्वणीय कहा जाता है। सामवेद, साम का क्या अर्थ होता है, गान। साम का अर्थ गान होता है। ये यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ऋषि को उद्गात्री कहा जाता था। सामवेद की ऋचाओं का जो उद्गान करे उसे ही उद्गात्री कहा जाता है। अब वर्तमान जो हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत है या कर्नाटक संगीत है, उसकी जो जड़ है कहीं ना कहीं ये सामवेद ही है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है ऋग्वेद पर, सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर किसी दूसरे एग्जाम में कि सामवेद किस वेद पर या फिर किस वेद पर आधारित ग्रंथ है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। तो 4 वेदों में से एक सामवेद है जो पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। उसमें से कुछ ही ऋचाएं हैं जो उनकी मौलिक है। ठीक है, अभी हमने देखा कि सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं, यानी कि इसमें मंत्र इतने हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश जो है ऋग्वेद के हैं। उसी की पुनरावृत्ति, इसी को गायन रूप में लिख दिया गया है। इसमें मात्र 78 जो मंत्र हैं वही नई और मौलिक है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ऐसे इनके भी 3 भाग हैं। एक तो कौतुम सामवेद, रानायणीय सामवेद और जमीनीय सामवेद। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा मुनि ने, अथर्वा ऋषि ने की थी। ठीक है, इनकी भी 2 शाखाएं हैं, एक है शौनक अथर्ववेद और पिपलाद अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद 20 अध्यायों यानी कि मंडल में संगठित है, जिसमें 731 मंत्र, सूक्त और 6000 के आसपास मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसका विषय क्या है,
अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है। तो अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, विवाह गीत, जन्म मरण के गीत, उच्चारण वगैरह, सम्मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत भगाने, अंधविश्वास आदि को भगाने, नाना प्रकार की जो औषधियां हैं, इन चीजों का वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद की विषय जो है इहलोक से संबंधित है। वर्तमान की जो दुनिया है इसमें काया क्लेश को हटाने के लिए इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कुछ राज्यों का वर्णन भी किया गया है। कुछ राज्यों में जैसे कि कुरु, पंचाल इत्यादि राज्यों का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को, राजा जो परीक्षित थे, इसे कुरु का राजा कहा गया है। परीक्षित राजा परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है। और इसी में कुरु देश को समृद्धि का वर्णन प्राप्त करते हुए दिखाया गया। मतलब इसमें बताया गया अथर्ववेद में कि कुरु एक समृद्ध देश था और उसका जो राजा था इस समय परीक्षित था, अथर्ववेद की रचना काल में। वेद के बाद आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की जो कर्मकांड है उनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। जो वेद है उससे एक जटिल भाषा थी, तो इतिहासकारों, जो उस समय के जो ग्रंथ ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे समझाने के लिए, वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी, उनकी व्याख्या के लिए। ठीक है। इनकी अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वैदिक, जैसे कि ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के लिए, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। तो वैसे ही यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है? तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। दूसरा सामवेद के लिए कौन सी है? पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित, जो राजा परीक्षित हैं उसके बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिंबिसार ये कौन थे? ये मगध के शासक थे। ये महाजनपद काल में आप लोग पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल के ये शासक थे, इस काल के बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षित, राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं की जो वर्णन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ब्राह्मण ग्रंथों से। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। ऐतरेय किसका ब्राह्मण है? तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में हम गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि जो उस समय के राज्य थे, इसका वर्णन किया गया है। इन राज्यों का वर्णन कहाँ गया है? ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आ जाता है आरण्यक। अरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। अरण्यक मतलब ये अरण्य से आप जंगल में लिखी जाती थी। तो जंगल में जो लिखी गई बातें थी, जो ये तो स्पष्ट है कि कर्मकांड से लिखी नहीं गई होगी। ये ज्ञान विज्ञान, ईश्वर, ब्रह्म तत्व, मीमांसा इत्यादि की बातें करता है अरण्यक। ठीक है। वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध है, बाकी नष्ट हो चुके हैं। तो 7 अरण्यक कुछ पूछा जा सकता है। ऐतरेय अरण्यक, तैतरीय अरण्यक, संख्यायन, मैत्रायनी, मध्यांतीन, तर्वकार अरण्यक, ये इनके जो वर्तमान में उपलब्ध हैं ये अरण्यक है। जो उसके सबसे आखिरी काल में है, जो लिखी गई थी, जो वैदिक संहिता है, इनके सबसे बाद के जो काल है इसमें लिखी गई थी उपनिषद। अरण्यक के बाद उपनिषद लिखी गई थी, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंत में लिखी गई थी। उपनिषद में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें दर्शन, पूरी की पूरी जो उपनिषद है ये दर्शन से संबंधित है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। इसमें सृष्टि के रचयिता, ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन की ग्रंथ जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये उपनिषद से प्राप्त होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य की आत्मा और विश्व में आत्मा से मिलना है। मतलब वो कहते हैं ना, आत्मा का ब्रह्म से मिल जाना, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, ये बात, यही है जीवन का उद्देश्य। तो ये बातें कहाँ पर लिखी हुई है? ये बातें उपनिषदों से प्राप्त होती है। उपनिषद कहा जाता है कि कुल 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 में से कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मंडोक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ये इतने जो है बचे हुए हैं वर्तमान में और बहुत ही इंपोर्टेंट है। भारत के जो आदर्श वाक्य हैं, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिखी गई है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये यही इसी उपनिषद में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक। हमने ऋग्वैदिक काल की जो साहित्य है उसका अध्ययन किया। अब हम आ जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ये कबीलियाई प्रकार की थी। कबीलियाई प्रकार की मतलब
जैसे चूंकि पशुपालिक समाज था तो कबीलों में बटा होता था। ये लोग कुछ दिन यहाँ पर, कुछ दिन अगले प्रवासित होकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे अपने जो पशु से उसके चारे को लेकर के। ऋग्वैदिक लोग जन या कबीलों में विभाजित थे और प्रत्येक कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख है। इसे पंचजन भी कहा जाता था। इसे पंचजन भी कहा जाता था। ये कौन से थे? पुरु, तुर्वसु, युद्ध, अजु और प्रयु। इन्हें पंचजन, और ये इसके 5 जन थे। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक कहा जाता था और उनके लिए जो शब्द है वो गोप्ता जनस्य। राजा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो कबीले का संरक्षण करना था, कबीले की रक्षा करना था। ठीक है। साथ ही राजा का एक दूसरा काम भी था। एक तो काम था रक्षक, कबीले की रक्षा करना, उनकी गायों की रक्षा करना, और दूसरा काम था पूरन भेदता। पूरन मतलब दुर्ग को पूरन कहा जाता था। ये नगरों पर विजय करने वाला भी कहा गया है। ठीक है, राजा को। तो राजा का इस समय 2 काम था। राजा के कुछ सहयोगी थे जो दैनिक प्रशासन में उनकी सहायता करते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष स्पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारी का भी वर्णन होता है। ठीक। इस समय के जो शासकीय पदाधिकारी थे वो राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। वही राजा इनकी नियुक्ति भी करता था, उसे सस्पेंड भी कर सकता था। इनका अधिकार कहाँ था? राजा के हाथों में था। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत जैसी एक महत्वपूर्ण परिषद थी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभा, समिति, ये चीज आपको बहुत ही याद रखना ही है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और समिति परिषद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति उस समय की परिषद थी, इसमें महिला भी भाग लेती थी। ये जो सभा थी इस समय, ये श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। समाज के जो उच्च कुल के लोग थे, ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय या फिर जो समय के जो अधिकतर धनवान लोग थे, गणमान्य लोग, वो सभा में भाग लेते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण जो संस्था थी वो थी समिति। ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। यही समिति जो थी जो राजा की नियुक्ति करता था। इसलिए समिति राजा को हटा भी सकता था, उस पर नियंत्रण भी रखती थी। संभवतः यह समस्त प्रजा की संस्था थी, यानी कि इस समिति में समस्त जो उस समय के कबीले के लोग थे वो भाग लेते थे। इस समय ग्राम, विष और जन ये शासन के इकाई थे। ग्राम जो था ये कई परिवारों का समूह होता था। ग्राम कई परिवारों का समूह होता था। विष और जन भी थे, उसके शासन के इकाई थे। ऋग्वेद में तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस समय के जो न्यायिक प्रमुख अधिकारी होते थे वो राजा होते थे अथवा पुरोहित होते थे। राजा उस समय के सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते थे और उसके नीचे पुरोहित भी होते थे जो न्याय व्यवस्था का पदभार संभालता था। इस समय के न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? प्रश्न विनाक कहा जाता था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि अभी तक समाज में अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाई थी, क्योंकि समाज अभी का अस्थायी समाज था, पशुपालक टाइप का था। कृषि बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती थी, इसलिए भूमि का भी महत्व नहीं था। भूमि का महत्व केवल इतना था कि पशुओं को चराया जा सके। ठीक है, तो भूमि का स्वामी भी नहीं था। इस समय थोड़ी बहुत भूमि जनता के हाथों में निहित थी। विष जो था इस समय ये गांवों का समूह होता था और अनेक विषयों का समूह क्या होता था? जन होता था। ठीक है, तो इस समय के शासन अब जो हमने अभी देखा, विष के ऊपर कौन सा होता था? विष, और विष के ऊपर जन होता था, और इससे छोटा जो गांव होता था, परिवार को मिलाकर के क्या होती थी, या परिवार या कबीले, इनको मिलाकर के गांव का निर्माण होता था। इस समय की ये जो थी प्रशासनिक की इकाई थी। और यही जन जो थे, इसी का जो शासक होता था वो राजन कहलाता था। जन का जो शासक था वो राजन कहलाता था। यही गोप्ता जनस या गोप कहलाता था, जो हम अभी राजा जानते हैं जिसे। ठीक है, हमने देखा कि प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे और वहां से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि वे लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, पशुपालक थे, तो पशु चारागाह की खोज में जहां पर दूसरे क्षेत्र में जाते थे वहां पर चारागाह को लेकर के लड़ाई होती, युद्ध हुआ करती थी, होती रहती थी।
इसी क्षेत्र में ये अपने भौगोलिक विस्तार करते भी गए थे। और सिंधु घाटी जो उस समय जहाँ पर बसी थी, सिंधु नदी के उसकी सहायक नदियों के आसपास, वहां से ये प्रवासित होते होते हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में भी आके बसे गए थे। ठीक है। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों का भारत के मूल निवासियों, जिसे अनार्य कहा गया था, से संघर्ष करना पड़ा था। आर्य ने अपने अलावे जो भारत के जो वासी थे उन्हें अनार्य कहा था। तो हमने देखा था कि पशुओं के लेकर के, पशुओं के जो चारागाह थे उनको लेकर के भी जैसे ही नए प्रदेश में जाता, फिर वो स्थानीय लोगों से उनका युद्ध होता। और युद्ध में ऑब्वियस है कि ये लोग सशक्त थे और इनकी युद्ध की जो घोड़े थे इनके पास, तो घोड़े इनके कुछ जो युद्ध के दृष्टि से जिसे हम कहते हैं कि इन्हें सर्वोपरि प्राप्त थी। ठीक है। तो अपने इस बल पर जो यहाँ के जो लोकल थे, जिसे हम अनाज कहा जाता था, इस पर विजय प्राप्त कर लेता था और उसे दास बना लेता था। अपने भौगोलिक विस्तार के क्रम में ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा जमा लिया था। इस गंगा यमुना के जो क्षेत्र थे इसे ब्रह्मर्षि देश कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, जब ये आर्य आए थे तो सप्त सैंधव क्षेत्र में आए थे। अब वहां से इसने ब्रह्मर्षि देश यानी गंगा यमुना के द्वार को जीत लिया था। फिर वहां से आगे बढ़ करके इसने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। हिमालय और विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दो बीच में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रदेश को भी जीता और इसका नाम रखा था इन लोगों ने मध्य देश। ठीक। फिर आने वाले दिनों में इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत, यानी कि ये जो विंध्य पर्वत था इसके साथ साथ इसने पूरब पूरब यानी कि पाटलिपुत्र तक के एरिया पर भी अपनी विजय प्राप्त किया था, जहाँ पर अंग मगध जो साम्राज्य बसा था इस पर भी इसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। और ये पूरे जो उत्तर भारत थे इसे आर्यावर्त कहा जाता था। तो आर्यावर्त केवल उत्तर भारत को कहा जाता था, इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। ये विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग और पूर्वी कुछ इलाके जो थे पूर्वी भारत के, इसमें ये शामिल थे आर्यावर्त। 10 राज्य युग जो था, जिसमें प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य लोग जो युद्ध हुआ था, आर्य और अनार्य यानी ये लोकल लोग थे और ये जो बाहर से आए थे, इनके बीच में जो युद्ध का वर्णन हुआ था, ये इनका इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी पर लड़ा गया था। इसमें भारत के जो प्रमुख कबीले राजा थे सुदास, इसने अपने प्रतिद्वंदी जो थे उसे पराजित किया था और उसे अपना दास बना लिया था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम लोग जानते हैं कि इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इनका समाज कैसा था। ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई क्या थी? परिवार थी। सामाजिक संरचना का आधार क्या था? सगोत्रता। और व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से की जाती थी, उसमें गोत्र बहुत ही मायने रखता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी इस समय, क्योंकि युद्ध करने होते थे और साथ ही साथ उस समय पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये संयुक्त परिवार की इस समय प्रचलन थी। परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। ठीक है। जिसमें जो उसके समय के जो रिश्तेदार थे, नाना नानी, जो पोता पोती होता था, इस सभी के लिए एक नतरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन सभी के लिए तो नतरी जो शब्द है ये किसी एक के लिए नहीं किया जाता था, बाकी जो सगे संबंधी होते थे, अभी जैसे रिलेटिव या सगे संबंधी कहते हैं, इन ऐसे ही ये नतरी शब्द का प्रयोग होता था। एक नतरी का मतलब ये सभी संबंधी आ जाते थे। इस समय का समाज जो था पितृशतात्मक था। दोस्तों ये पितृशतात्मक क्यों होता था? तो अभी आपने देखा कि इसके जो समाज थे इसमें युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रखता था। युद्ध क्यों किया जाता था? तो पशुओं की खोज के लिए, पशुओं की तलाश के लिए, पशुओं की विजय के लिए युद्ध किया जाता था। पशुओं की जो चारागाह थी उनके जो क्षेत्र जीतने के लिए भी युद्ध किया जाता था। तो इसमें परिवार में पुरुष का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था। तो ये समाज का कैसी थी? पितृशतात्मक। हमने हड़प्पा काल के देखा था कि हड़प्पा की समाज थी वो मातृशतात्मक थी। यहाँ पर सीधे उसके उल्टा आ जाता है, यहाँ की समाज पितृशतात्मक है। यहाँ की समाज में पुरुषों का बहुत ही वर्चस्व है। ये पिता के जो अधिकार हैं बहुत ही असीमित होते थे। पिता के बाद पुत्र का स्थान आता था, पिता के मरने के बाद पुत्र जो थे वो बहुत ही असीमित अधिकार रखते थे। ठीक है। ये अपने परिवार के सदस्य मतलब कोई भी हो सकता है, महिला और पुरुष भी। ये कठोर से कठोर दंड से सकता है। अब ये कितना कठोर दंड दे सकता है आपको ये इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। ऋग्वेद में एक उल्लेख किया गया कि कोई रिजासु एक है मुनि थे उस समय के या फिर आदमी थे, इन्होंने जिसे उसके पिता ने अंधा बना दिया था। तो दोस्तों उसके अपने समय के जो पितृत्व जो समाज थे, पितृशतात्मक समाज था, उसके अधिकार देख सकते हैं उसने पिता का अधिकार कि अपने पिता को अंधा बना सकता है। ठीक है। एक और जो विवरण है सुनोशेष का विवरण प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है कि उसके पिता ने इसे बेच दिया था।
तो आप देख सकते हैं कि समाज में जो उसके परिवार है उसमें पिता की परिवार कितनी प्रकार जो है कितनी होती थी। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल का नहीं बल्कि गृह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गृह का प्रयोग हुआ है और इनके जो परिवार के जो मुखिया होते थे इसके लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। गृहपति परिवार के मुखिया, परिवार के मुखिया कौन होंगे? ऑब्वियस है कि पिता ही होते थे या फिर उसके मरने के बाद उसका पुत्र होता था। तो परिवार के मुखिया के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग हुआ है। इस समय जीवन में अस्थायित्व जैसी कोई चीज बहुत ही कम था। लोग घर बना के अस्थायी जीवन कम रहते थे क्योंकि पशुचारी समाज था। पशुओं की खोज में या फिर चारागाह के लिए इधर से उधर भटकना होता था। ठीक है। इसमें अचल संपत्ति के रूप में भूमि और गृह अभी भी स्थान नहीं बना पाए थे। समाज काफी हद तक कबीलियाई और समतावादी समाज था। समाज में सभी एक समाज था। कबीलियाई समाज था तो सभी सभी गरीब ही थे या फिर सभी के सभी अमीर ही थे। तो इसमें समाज में समतावादी बहुत ही आज की तरह जो समाज में जो ऊंचे धनी और जो गरीब लोग हैं इस समय की समाज में विभेदन नहीं आया था उस समय का। ये इस समय की समतावादी समाज था। समतावादी मतलब सभी समाज के लोग एक समान थे। सभी यदि गरीब थे तो सभी अमीर भी थे। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए इस काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। महिलाएं भी शिक्षित होती थी। ठीक है। महिलाओं समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान था। स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। घोषा, अपाला, विश्वभारा, ये समय की जो लोपामुद्रा, इस समय की जो है महिलाएं हैं, इन्होंने ऋग्वेद की जो हमने देखा था ऋग्वेद के कुछ मंडल हैं, इसने भी इसकी रचना की थी। ये ऋग्वैदिक काल की कवियां हैं। ठीक है। पुत्र की भांति पुत्रियों का भी उपनयन किया जाता था। उन्हें भी शिक्षा और यज्ञ आदि में भाग लिया जाता था। वे भी भाग लेते थे। एक पवित्र संस्कार और प्रथा के रूप में इस समय विवाह की स्थापना हो चुकी थी। विवाह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। अंतर जातीय विवाह होता था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस समय। लेकिन इस समय बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह होता था लेकिन बाल विवाह जैसी बुराइयां इस समय नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी। दोस्तों नियोग क्या होता है? तो हमें हमें आपने देखा कि इस समय में नियोग प्रथा क्या था और क्यों स्वीकार किया था। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि चूंकि देखें ऋग्वैदिक जो समाज था ये पशुचारी समाज था। अभी हमने देखा कि युद्ध होना इसके समाज में आम बात थी। तो युद्ध होगा तो फिर लोगों की मृत्यु भी होगी, युद्ध में विनाश भी होगा। तो पुरुष का मरना आम बात था। तो पुरुष का जब मरेंगे तो विधवाएं भी होगी। लेकिन इस समय में पुत्र की कामना बहुत की जाती थी। विधवाओं से भी इच्छित अपेक्षा किया जाता था कि वो अपनी पुत्र पुत्र उत्पन्न करे। तो ऐसी विधवाएं जिनके पति नहीं है वो अपने जो देवर थे उससे संतान उत्पन्न कर सकता था। और यही प्रथा जो थी जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक। इस समय समाज में बहुविवाह भी प्रचलन में था। बहुविवाह प्रचलन में था। कितनु एक पत्नी व्रत प्रथा समाज में प्रचलन में था। इसे एक सामान्य दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है। साथ ही प्रेम और धन के लिए विवाह होने की बात भी, इसमें प्रेम विवाह भी होता था और धन के लिए विवाह यानी कि स्त्रियों के शायद बेचने या खरीदने जैसी बात भी हुई होती होगी। विवाह में कन्याओं को अपना मत रखने की छूट थी। मतलब महिलाएं भी अपनी मत रख सकती थी कि उसे किस पुरुष से शादी करना है अथवा नहीं है, करना ही नहीं करना है। उसे कोई यदि पसंद नहीं है तो समाज में यदि कोई पसंद ना हो तो ये भी बता सकती थी घर में जाके कि हमें इस पुरुष से शादी नहीं करनी है। साथ ही यदि उसे शादी ही नहीं करनी है तो ये भी उसे छूट थी। यदि कोई स्त्री पूरी जिंदगी भर यदि शादी ना करो तो फिर ये इसे स्वीकार था, मतलब समाज को स्वीकार था। आजीवन जो ब्रह्मचर्य महिलाएं करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था। अंतरजातीय विवाह होता था। विवाह वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे। मतलब आपने देखा कि बाल विवाह नहीं होता था। विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, तलाक वगैरह, उस समय प्रचलन था। तलाक की व्यवस्था थी। विधवा विवाह का प्रचलन था। महिला विधवा विवाह भी कर सकती थी। तो दोस्तों ये इस समय की उपयोगितावादी समाज था। युद्ध होते थे, युद्ध में मृत्यु होती थी तो बहुत सारे समाज में विधवा होती होगी, इसलिए विधवाओं को विवाह करने की छूट दे दी गई थी। कन्या विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे जिसे ब्रीहियु कहा जाता था, ब्रीहितु कहा जाता था। ठीक है। कुल मिलाकर इस काल में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था। लेकिन सती प्रथा और पर्दे प्रथा जैसे प्रचलन जो बुराई थी इस समय अभी प्रचलन में नहीं आई थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के जो समाज थे उनके पुरोहित कौन थे?
वशिष्ठ थे। ये भरत लोगों का जो राजवंश था वो किस राजवंश से था? तो ये त्रितसु राजवंश से था। ये देवोदास और सुदास इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे या फिर महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज केवल दो वर्गों में बांटा था। एक तो स्वयं आर्य थे और दूसरे जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी अनाज था। केवल दो ही वर्गों में बटा था। लेकिन जैसा कि हमने ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, ये ऋग्वेद की सबसे बाद की जो रचना है, सबसे अंत की रचना है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषोक्त हैं। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेदिक समाज ये 4 वर्णों में बटा था। ऊपर के ब्राह्मण, उसके बाद फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर ये शूद्र। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद काल की रचना नहीं है, बल्कि ये उत्तर वैदिक काल की रचना है। तो ऋग्वेदिक समाज कितने वर्गों में बटा था? 2 वर्गों में, न कि 4 वर्गों में। 4 वर्ग जो था, 4 वर्ण, ये बाद की है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। भले ही ये बात ऋग्वेद में क्यों लिखी गई है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद काल की नहीं है, उत्तर वैदिक काल की है। ठीक है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे इनका कृषि और पशुपालन की क्या था। इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार, ऋग्वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी, इनका आधार कृषि और पशुपालन था। लेकिन कृषि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जौ और गेहूं की खेती की जाती थी, जिसमें जौ व्यापक रूप से खेती की जाती थी। इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति क्या थी? गोधन अथवा गाय। गोधन अथवा गाय इस समय की मुख्य संपत्ति थी। ये लोग ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, ये घोड़े से परिचित थे। घोड़े के रथ और सवारी से ही ये लोग युद्ध किया करते थे। तो ये अति उपयोगी पशु था ऋग्वेद काल में। ठीक। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अवश्य इस समय के जो लोग थे वो इन चीजों से परिचित होंगे, तभी तो इस तरह के शब्द का उपयोग किया गया है, हल जैसी चीजों का। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, या उर्वरा चीज किसके लिए किया जाता था? तो उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता था। ऋग्वेद का जो 4था मंडल है, ये पूरा का पूरा कृषि कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेद का 4था मंडल कृषि कार्यों से संपन्न है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के वो कौन सा मंडल है जिसमें कृषि कार्यों की व्याख्या की गई है? कृषि कार्यों की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, ये ऋग्वेद का 4था मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद में गव्य और गव्यपति शब्द चारागाह के लिए प्रयोग किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? चारागाह के लिए। इस काल में सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में नाहर के लिए कुल्या जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? नाहर के लिए किया जाता था। इस समय भूमि जो है निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, एक सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी, और गांव के सभी लोग उस पर सामूहिक रूप से कृषि करते थे। इस समय की जो वाणिज्य और व्यापार था, इस पर पणियों का अधिकार था। पणियों यानी कि इस समय का एक वैश्य वर्ग था, ये इस समय इस पर एकाधिकार था। मतलब कि यही वैश्य जो थे, ये व्यापार वाणिज्य में भाग लेते थे। इस समय भी व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता था। उस समय सूदखोरी भी चलती थी। मतलब यदि किसी को पैसे की जरूरत हो तो वो ब्याज पर पैसे ले सकते थे। इससे सूदखोर यानी कि जो सूद पर पैसे देते थे, उसे बैकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूद देने वाले पर, बैंकिंग प्रणाली से कहते हैं, ये इसमें प्रचलित थी। और सूद देने वाले कौन थे? क्या कहा जाता था? बैकनॉट कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली था। क्या था? विनिमय प्रणाली। मतलब विनिमय मतलब एक चीज दो और दूसरी वस्तु दो। यदि गाय एक ऐसी वस्तु थी जो अक्सर प्रयोग किया जाती थी, यदि यानी कि जिसको चावल अथवा गेहूं लेना है, तो एक आदमी गाय देगा, फिर उसे चावल लेगा। तो गाय अक्सर प्रयोग की जाती थी। लेकिन कभी कभी व्यापक पैमाने पर इसमें निष्क जैसी चीज भी प्रयोग हुआ है। तो निष्क इस समय जो है, ये एक कोई मुद्रा नहीं थी, एक सोने का टुकड़ा था। सोना का टुकड़ा था। ठीक है। सोने का सिक्का नहीं था दोस्तों, सोने का सिक्का नहीं था। सिक्के पहली बार भारतीय इतिहास में 6ठी सदी ईस्वी में दिखाई देने को मिला है। तो निष्क ये ऋग्वैदिक काल है। निष्क एक तो गहने हुआ करते थे, और दूसरा एक सोना का टुकड़ा हुआ था। ऋग्वैदिक काल में एक निष्क जो है, एक सोने का गहना भी था, जिसे हार कहा जाता था। हार को भी निष्क कहा जाता था। दूसरा सोने का टुकड़ा भी होता था, जिसे हम विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था इस काल में।
ऋग्वेदिक में नगरों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता के जो समाज थे उस समय की सीधे उलट है। यहाँ देखिए, पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरों पर आधारित थी। पूरा उसके कई 10-12 ऐसे तो महानगर थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी था। यहाँ पर एक भी नगर का उल्लेख नहीं किया गया है, नगर का उल्लेख एक भी नहीं है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता दिखाई दिखाई देती है। तो ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय सभ्यता थी। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातु का प्रयोग होता था। कांसा और तांबा ये मिलाने की चीज जो है ये तो हड़प्पा सभ्यता से ही प्रचलित था। सोना भी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। तो इस काल में भी ये चीज यही प्रचलित थी। इस काल में जो है, इस काल में लोहा प्रचलित नहीं हुई थी, लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये चीज याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा कि ऋग्वैदिक समाज निम्न में से किस से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, कांसा और लोहा। तो किससे परिचित नहीं होंगे? लोहा से परिचित नहीं होंगे। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा इस समय प्रचलित थी। अभी आपने देखा कि ऋण लेने वाले या देने वाले, इसे बैकग्राउंड कहा जाता था। बलि, बलि का मतलब दोस्त ये वाली बलि नहीं जो हम लोग अभी बलि कहते हैं, बकरा जिसे कहते हैं, बकरा का बलि देना धार्मिक दृष्टि से। इस समय बलि एक कर था, ठीक है। तो कर देने की प्रथा इस समय प्रचलित हो चुकी थी। कर को भी बलि कहा जाता था। बलि, इसे कुशीद कहा जाता था। कर को कुशीद के रूप में वर्णित किया जाता था। व्यवसाय और उद्योग धंधे ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से व्यवसाय थे? इस समय बढ़ई, रथकार, बुनाईकार, चर्मकार और कुम्हार, इस समय आदि जो कारीगर थे इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। बढ़ईगिरी, चूंकि रथ बनाते थे तो रथ में बढ़ईगिरी का जो बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट रोल था। बुनकर, वस्त्र ऋग्वैदिक समाज में वस्त्रों के लिए तो बुनकरों का रोल होता था। चर्मकार शायद जूते चप्पल बनाने के लिए हुए होंगे। और कुम्हार तो इस समय की जो चित्रित मृदभांड है, इस समय के चित्रित मृदभांड, ये ऋग्वैदिक समाज की विशेषता है। मृदभांड ये कौन बनाता था? तो इस समय के कुम्हार ही बनाते थे, ठीक है। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अयस शब्द इन दोनों के लिए संयुक्त सामूहिक रूप से किया जाता था, ठीक है। तो एक तरह से धातु कर्म भी एक तरह का उद्योग ही था, ठीक है। ऋग्वेद में वैद्यगिरी यानी कि डॉक्टरी भी एक पेशा था, जिसे वैद्य के लिए क्या कहा जाता था? भीषक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वेद में भीषक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? वैद्य के लिए। इसमें करघा को तसर कहा जाता था। ये सब ये जो है बुनकरों के काम आता था करघा। और बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो इस समय की जो कारीगर था उन्नत था। मिट्टी बनाने के, अभी हमने देखा मिट्टी बनाने की जो कार्य था, ये व्यवसाय था, ये तो कुम्हार का काम था। चित्रित भूषण निर्माण हमने देखा, इसकी विशेषताएं थी। इसका भौतिक जीवन किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक के लोग पशुपालक थे, अस्थायी जीवन नहीं बिताते थे। पशु ही इनकी मुख्य संपत्ति थी। गवेषण, गोव्यू और गव्य शब्द, इन्हीं शब्दों के लिए युद्ध के लिए किया जाता था। युद्ध मतलब गवेषण, गाय का अन्वेषण, गोसु और गव्य ये सभी गाय की खोज के लिए किया जाता था। तो अधिकतर जो युद्ध हुआ था इस समय ऋग्वैदिक काल के जो भी युद्ध होते थे, ये दो चीजों के लिए होते थे, या तो गाय की खोज के लिए या फिर चारागाह की खोज के लिए, ठीक है। इसके जनजीवन में युद्ध का वातावरण का बहुत ही बोलबाला था। ये हड़प्पा सभ्यता की तरह शांति प्रिय लोग नहीं थे। इनके जो रग रग में युद्ध था। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्राम प्रधान थी। अभी हमने देखा कि कोई भी ऋग्वेद में नगरों का प्रयोग नहीं किया गया है। नगर की स्थापना ऋग्वैदिक काल की विशेषता नहीं है, ठीक है। इस काल के जो है मिट्टी और घास फूस के जो मकान थे इसी में बने थे। ये भी ऋग्वेद जो है हड़प्पा सभ्यता इसके उलट की स्थिति है। अपने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि उस समय के जो मकान थे ये 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल के हुआ करते थे और पक्की मिट्टी के बने होते, पक्की ईंटों के बने होते थे। उचित रूप से गाड़े का प्रयोग किया जाता था। उन्नत तकनीक थी उस समय, क्योंकि आपने स्नानागार देखा था। स्नानागार बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी की थी, क्योंकि उसमें पानी को रोकने के लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ की जो समाज है ये ग्रामीण समाज है। इसमें मिट्टी और घास फूस के मकान बने रहते थे। हरियाणा के इसका प्रमाण भी मिला है दोस्तों। हरियाणा के भगवानपुरा में एक 13 कमरों वाला एक मकान पड़ा मिला हुआ है, और ये एक मिट्टी का बना हुआ मकान था। इसकी जो तिथि है ये 1600 BC से 1000 BC निर्धारित किया जाता है। तो ये कौन सा काल है? यही तो ऋग्वैदिक काल है।
ये कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल है। तो अभी हम एक प्रमाण भी प्राप्त मिल चुका है हमें। ऋग्वैदिक लोग लोहे से अपरिचित थे। कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग, कृष्ण अयस, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? लोहे के लिए। और ये शब्द पहली बार कब आया है? जैमिनीय उपनिषद। तो जैसे ही उपनिषद की बात आती है तो ये कब की बात आ जाती है? ये उत्तर वैदिक काल की बात आ जाती है। हमने अभी ये उपनिषद को वेदांत भी कहा था, वेदों के अंत में लिखी गई थी, वेदों के अंत में लिखी गई थी, ये वेद काल में नहीं लिखी गई थी। ये उपनिषद जो है, उपनिषद काल में, जैमिनी उपनिषद में पहली बार आता है कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग। ये उत्तर वैदिक काल की रचना है, यानी कि ऋग्वैदिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वैद काल के लोग जो लोहे की जो है, इसके लोग कुल्हाड़ी, कांसे की कटारे, खड़ग यानी कि तलवार सब का भी प्रयोग करता था। ये लोग तांबे राजस्थान की खतरी से प्राप्त करता था। ये जो हथियार है, ये या तो तांबे के बने होते थे या फिर कांसे के बने होते थे, लेकिन लोहे के बने नहीं होते थे। भारत में आर्यों की सफलता के क्या कारण थे? ये लोग घोड़े और रथ को बहुत बढ़िया से यूज करते थे, और तांबे के जो उनके हथियार थे, ये तो ऋग्वैदिक हड़प्पा सभ्यता से उपयोग होने लगा था तांबे और कांसे। इस समय उन्नत स्थिति में आ गई थी। कृषि की जानकारी लोगों की थी। ये लोग जो ऋग्वैदिक समाज थे, ये लोग जौ की खेती प्रमुख रूप से करते थे, और थोड़ी बहुत गेहूं भी खेती करते थे, तो इन्हें इसका भी ज्ञान था। अभी हम जो हिंदू धर्म की जो कोई भी जो धार्मिक कार्य होता है दोस्तों, इसमें जौ और तांबा से बने हुए वस्तु इसमें मंगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राचीनता ही इसकी प्रमुख कारण है, क्योंकि भगवान को कहा जाता है कि जौ ही चढ़ाया जाता है, या फिर तांबे के जो पात्र हैं उसी में जल चढ़ाया जाएगा। तो आज जो हम जो धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा घर में पूजा करते हैं या फिर मंदिरों में जो पूजा करते हैं, तो इन चीज़ों को खोजते हैं कि जौ तिल होना चाहिए, या फिर तांबे के जो पात्र हैं। तो आप इन चीज़ों को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि आज जो हम इन चीज़ों की खोज करते हैं धार्मिक काम को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसी ये प्राचीनता इसको सिद्ध करता है कि ऋग्वेदिक जो समाज थे उसके जो देवी देवता थे इस चीज़ का प्रयोग करता था, तो हमें भी करना पड़ेगा। इस समय भूमि सुनियोजित पद्धति अभी नियोजित संपत्ति का रूप नहीं लिया था, अभी हमने देखा था भूमि जो है अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इस समय सोम और सूरा एक पेय पदार्थ था। सोम जो था एक धार्मिक महत्व का चीज था, बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता था इससे, तो अक्सर धार्मिक चीज पर पिया जाता था। पूरा का पूरा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम जो है, सोम से समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम एक शराब की तरह चीज हुआ करती थी, लेकिन शराब जैसी नहीं थी। एक जो जिसे शिव है, जैसे कि अभी भगवान शिव जैसे कि पीते हैं ना भांग जैसे, तो ये भांग जैसे कोई चीज होती होगी, तो इसके लिए भी, अब भांग नहीं है लेकिन भांग जैसी कोई चीजें होती होगी, इनके लिए भी इनके लिए सोम का प्रयोग किया जाता था। ये एक धार्मिक महत्व का चीज था। ये कहाँ मिलता था? इस समय हिमालय के मुंजवंत कोई पर्वत था, वहां पर मिलता था। ये केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। इसके अलावा सूरा भी कोई चीज थी, ये वास्तविक शराब हुआ करती थी। इनका जो शराब था, इसका पे कुछ लोग समाज के कुछ लोग पीते भी थे, लेकिन इसे हीन माना जाता था समाज में। ठीक है, इसे खराब माना जाता था। इस समय के लोग वस्त्र जो पहनते थे, ये कपास, ऊन, रेशम और चमड़े के भी पहनते थे। ये लोग सिलाई से भी परिचित थे आज लोग। गंधार जो प्रदेश था इस समय का, ये वो भेड़ के ऊनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन से वस्त्र पहनते थे? इस एक नेवी प्रकार की, दूसरा वास प्रकार का, और तीसरा था अधिवास अथवा अतक अथवा द्रापी। ये 3 प्रकार के वस्त्र थे। नेवी कौन सी थी? नेवी वस्त्र होता था जो कमर के नीचे पहना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में नेवी का क्या अर्थ होता था? तो नेवी एक प्रकार का वस्त्र था जो कमर के नीचे पहना जाता था। वास क्या होता था? वास कमर के ऊपर पहना जाने वाला, जो जिसे हम आजकल की शर्ट या कुर्ता कहा जाता है, या फिर महिलाओं की जो ब्लाउज वगैरह होते हैं, तो ये चीजें होती थी। ये कब पहना, ये कहाँ पहना जाता है? इसे वास कहा जाता था, और ये कमर के ऊपर पहना जाता था। इसे अधिवास्त्र भी कहा जाता है। ये ऊपर से धारण किया जाने वाला, यदि पुरुष हुआ तो फिर चादर, या फिर महिला हुई थी फिर उसे ओढ़नी कहा जाता था, अधिवास होता था। इस समय के लोग स्वर्ण आभूषण से परिचित थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी धारण करते थे। ऋग्वेद में नाई प्रथा, हमने अभी नाई को क्या कहा जाता था? वत्री। तो ये चीज, ये पेशा तो आपने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा होगा, क्योंकि वहां से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, वहां पर मूर्तियों में दिखाया था कि एक जो पशुपति की जो मूर्ति थी, उसमें देखा था कि उसमें एक जो
पुजारी की मूर्ति जिसे कहते हैं या पशुपति की, उसमें देखा था कि मूर्ति में दाढ़ी का श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है, जैसे आजकल लोग दाढ़ी रखते हैं वैसे। उसमें केश केश विन्यास किया गया था, केश को सजाया गया था, दाढ़ी की सेटिंग कराई गई थी। तो बिना नाई के तो हुआ होगा नहीं। तो ये चीज जो है हड़प्पा काल से ही प्रचलित था। इस काल में केवल नाम बदल गए थे। क्या कहा जाता था इसे? बतरी कहा जाता था। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए रथ दौड़ किया जाता था। अखेट यानी शिकार किया जाता था। युद्ध किया जाता था, और नृत्य भी किया जाता था। इस काल की जो प्रसिद्ध खेल था जुआ भी इस काल में खेला जाता था। वाद्य संगीत की भाग ले तो वीणा बहुत ही प्राचीन कला है। वीणा जो हमारी जो भोपाल की भीमबेटका है, इसमें भी इसका प्रमाण मिला है भीमबेटका। ऐसे ही दुदुम्भी जो है ये भी एक प्राचीन वाद्य संगीत है। करताल, आधार और मृदंग, ये सभी चीजें इस समय के वाद्य संगीत हैं ऋग्वैदिक काल के। वर्ण व्यवस्था क्या थी? ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ण विभेद रहित था। अभी हमने देखा कि समाज में केवल दो ही वर्ग थे, एक तो आर्य था और दूसरा अनार्य था। अनार्य वो थे जो यहाँ के लोकल वासी थे, तो दो ही थे। और ये आर्य जो थे ये सभी कबीलियाई समाज पर आधारित था, तो इसमें गरीब अमीर जैसा कुछ नहीं था। सभी गरीब ही थे या फिर सभी के सभी अमीर ही थे, मतलब एक समान था। जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का कहीं कहीं रंग और कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयोग हुआ है। रंग मतलब गोरा काला हो सकता है, या फिर व्यवसाय के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज की जाति व्यवस्था की तरह वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है। प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो प्रारंभिक वेद के जो प्रारंभिक हिस्से हैं उसमें 3 वर्गों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्रह्म, क्षेत्र और विश्व। ठीक है। तो ब्रह्म किसे कहा जाता था? जो यज्ञों को संपन्न करवाते थे। जो हानि से रक्षा करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और बाद के जो बाकी की जो शेष जनता थी उसे विष कहा जाता था। ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो शेष जनता थी इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे। ठीक है। समाज के ऊंचे वर्ग भी और निम्न वर्ग भी। इसमें विष समाज के सभी वर्ग थे। ठीक है। तो इसमें ये वर्ण नहीं आ जाता है, वर्ण प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था इस समय नहीं थी। तीनों वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म हो सकते थे, क्षत्रिय भी हो सकते थे और विश्व भी हो सकते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विभेद। ऋग्वेद जो एक तो सामाजिक विभेद था नहीं, और दूसरा था तो वो 2 भागों में बटा था। एक था तो आर्य और दूसरा था अनार्य। एक था आर्य और दूसरा अनार्य। ये अनार्य वर्ग को उन लोगों ने दास बना लिया था, दास, और इन्हें दस्यु भी कहा जाता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि आर्यों ने अनार्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसे युद्ध में हरा दिया था, हरा करके इसे दास और दस्यु बना लिया था। तो यही इसका सबसे बड़ा कारण बन था। शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में होता है। और अभी तक हमने यही तो पढ़ा है ना कि पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये ऋग्वेद के सबसे बाद के काल में लिखा गया था। यानी कि ये जो हिस्सा है ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक काल का हिस्सा नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। यानी कि ऋग्वेदिक समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर डॉक्टर रामचरण शर्मा कहते हैं कि शूद्र वर्ग आर्य और अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। यानी कि शूद्र में आर्य भी थे और अनार्य भी थे। देखा था हमने कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में 3 वर्गों था, एक था ब्रह्म, दूसरा क्षत्रिय और तो एक था विश्व। तो विश्व में ये दोनों ही वर्ग आते थे, आर्य और अनार्य दोनों ही। ठीक है। श्रमिक वर्ग जो थे निचले वर्ग के, इसे ही सामान्यतः शूद्र वर्ग कहा जाने लगा था। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति थी, इसे दैवी सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। इसे दैवी उत्पत्ति कहा गया था। मतलब एक ब्रह्मा थे और ब्रह्मा के मुख से जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रह्मा के मुख से जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्राह्मण कहलाए। उनके जो हाथ थे, जो उनकी कंधा, वहां से जो उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कहलाए। और फिर जो जंघा से उत्पन्न हुए वो वैश्य कहलाए। और जो चरणों से, ब्रह्मा के जो चरणों से उत्पन्न हुए थे वो शूद्र कहलाए थे। तो कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था थी उसे दैवीकरण से जोड़ा गया था, ताकि जो निचले तबके के लोग हैं वो उंगली ना उठाए कि हम नीचे तबके के नीचे में क्यों रहें। ऊंचे वर्णों ने ये कहा समाज को कि ये चीज हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान ने ऐसा कहा है, और चूंकि भगवान ने उत्पन्न किया है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जाति व्यवस्था को एक दैवी रूप दे दिया गया था।
ये कब की बात है? ये उत्तर वैदिक काल की बात है, न कि ऋग वैदिक काल की। इस समय जो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्मजात नहीं थी, बल्कि व्यवसाय पर आधारित थी। और ये बात इस बात से सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेद में एक ऋषि है जिसे अंगिरस ऋषि कहा जाता है। ये कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। तो दोस्तों, इस कथन से आपको क्या लगता है? मतलब एक ही परिवार के लोग अलग अलग पेशे अपनाने वाले हो सकते हैं। एक ही परिवार में, जैसे मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, तो 2 पेशा हो गए, और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, तो 3 पेशा हो गया। मतलब एक ही परिवार में 3-3 पेशे अपनाने वाले लोग हैं। तो ये चीज क्या था? वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं थी, व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है। समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं था। अभी की जो ब्राह्मण थी, ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार था, इस समय अभी तक प्रचलित नहीं हुआ था। अभी तक शूद्रों में कोई भी शूद्रों को अपात्रता नहीं थोपी गई थी, अस्पृश्यता जैसी चीजें नहीं थी। वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह समान था, वो सब भी सहभोज में भाग लेता था, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसमें छुआछूत जैसी चीजें भी नहीं थी। दास प्रथा विद्यमान तो था, दास प्रथा विद्यमान तो था, लेकिन ये जो दास था, एक घरेलू दास के रूप में इसे काम लिया जाता था। अभी तक दास को कृषि या आर्थिक उत्पादन में लगाया नहीं जाता था। दास को आर्थिक उत्पादन में दास का प्रयोग नहीं किया जाता था। अभी तक दास था तो इसे केवल घरेलू कार्य करवाया जाता था। इस समय के जो ऋग वैदिक काल के जो समाज थे, इसमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया जाता था। भोजन दूध दही आप देख सकते हैं, ये भोजन के साधन थे। नमक जैसी चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। पता ना नमक उपयोग करते भी थे या नहीं करते थे। ठीक है। इस काल में निर्झर निर्झर यानी कि झरना, इसे क्या कहा जाता था? उत्स कहा जाता था, और कृत्रिम कूपों से जल प्राप्त किया जाता था, पीने का जल। ऋग वैदिक काल की धर्म, इसकी धर्म क्या थी? इसकी धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनका व्यवसायिक और उपयोगितावादी स्वरूप था। इनका धर्म का स्वरूप कैसा था? व्यवसायिक और उपयोगितावादी था। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी था। बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवताओं को मानता था, लेकिन बहुत सारे देवताओं को मानने के बाद भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बहुत सारे देवों को मानने के बावजूद भी मानते थे कि ये भगवान एक ही है। ठीक है। तो ये इनकी विशेषता थी। इस काल में भी ये लोग प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। जैसे ऋग्वेद, जैसे हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था, पृथ्वी को मातृ देवी की पूजा के रूप में पूजा जाता था, पीपल वृक्ष पूजा जाता था, नाग की पूजा की जाती थी, नाग देवता की। तो ऐसे ही ये लोग प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक पूजक हैं ऋग्वैदिक भी। ये लोग वायु की पूजा करते थे, जल की, वर्षा, बादल, अग्नि, सूर्य, इनको मानव रूप में मानकर पूजा करते थे। हो सकता है ये लोग इनकी जो प्रकोप है इनसे डरता हो, या इनसे डर के इनसे क्षमा याचना करता हो, और ये सब मानते हो कि भगवान मंत्र पढ़ते थे, और ये सब शायद ये मानते हो कि मंत्र पढ़ने से अपने प्रकोप से हमें रक्षा कर लेंगे, तो शायद इसलिए इनकी पूजा करते थे। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के जो प्रमुख देवता थे, इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, सोम, सूर्य, ये सब इनके प्रमुख देवता थे। फिर भी इनसे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। इसके लिए 250 से ज्यादा, ऋग्वेद में 250 से ज्यादा सूक्त यानी कि मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इनके अलावा ऋग्वेद का जो दूसरा सबसे प्रमुख देवता था वो अग्नि था। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ था, अग्नि। और दूसरा इसका जो महत्व इसलिए भी था, ये सभी चीजों को शुद्ध करने की शक्ति इसमें थी, अग्नि में, इसलिए भी इनकी पूजा की जाती थी अग्नि की। ऋग्वेदिक काल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था ये। इनके लिए 200 से ज्यादा सूक्तों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सूक्तों यानी मंत्रों का। ऋग्वेदिक काल का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो था वरुण का। इन्हें जल का देवता माना जाता था। वरुण यानी कि जल का देवता माना जाता था, वरुण देव। ऋग्वेद में शिव को त्रंबक कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में अभी तक मूर्ति पूजा जैसे उल्लेख नहीं किया है दोस्तों। मूर्ति पूजा तो बाद काल की रचना है ना, जैसे कि कुषाण काल आए थे, पहली शताब्दी ईसा में, तब से इसे मूर्ति पूजा का प्रयोग किया जाने लगा था। अभी मूर्ति पूजा नहीं थी। शायद इस समय मंदिर भी नहीं था, केवल यज्ञ और हवन के द्वारा ही, यज्ञ वगैरह और हवन के द्वारा ही उसकी भगवान को संतुष्ट किया जाता था, प्राकृतिक पूजा के द्वारा ही। इनके यदि देवताओं का वर्गीकरण करें तो देवताओं के वर्गीकरण में हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक अंतरिक्ष की देवता, एक है धरती के देवता, और एक है आकाश के देवता। यदि हम अंतरिक्ष की देवता की बात करें तो एक है इंद्र, मरुत, रुद्र
और वायु। ऋग्वैदिक देवता के वो 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आकाश के देवता में हम देखते हैं कि सूर्य देव हैं, एक ध्वंस एक देव थे उस समय के, दूसरा मित्र, एक पूषण इस समय पशुओं के देवता माने जाते थे, विष्णु, उषा और सविश। विष्णु इस समय, भगवान विष्णु इस समय महत्व प्राप्त नहीं था, अभी वो महत्व प्राप्त नहीं हुआ था जो इसे गुप्त काल में मिला था, तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण देवता नहीं थे। पृथ्वी की देवता की बात करें तो इसमें अग्निदेव, सोमदेव, बृहस्पति, पृथ्वी और सरस्वती ये नदी की देवता भी थे। इसे इसके लिए माते तमा और नदी तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पूषण जो था इस काल में, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, और इसका जो बाद का काल आता है उत्तर वैदिक काल, उस काल में इसे शूद्र के यानी कि निम्न जो वर्ग के लोग थे इसका देवता बना दिया गया था पूषण को। ठीक है। इस काल में जंगल की जो देवी थी इसे अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में काल में यदि स्त्री देवी की बात करें तो इसमें उषा, अदिति और सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वैदिक जो समाज थे ये पुरुष देवता के साथ साथ स्त्री देवियों की भी पूजा किया करते थे। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य से संबंधित देवी जो सावित्री हैं, सूर्य की सावित्री शायद सूर्य की माँ है, तो इसके समर्पित मंत्र है ये, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही किया गया है। ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी हमने देखा था कि किसने की थी, विश्वामित्र मुनि ने की थी। ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कुछ सुझाव देना चाहें इस टॉपिक के विषय में कि क्या हम सुधार कर सकते हैं, इस विषय में भी आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव लिख कर दे सकते हैं। जाते जाते दोस्तों हम बता दें कि हमारा जो टेस्ट साथी है इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुभव रहा है ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने में रहा है। टेस्ट सीरीज के लिए इनका बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है। तो ये इन्होंने एक यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें कुल 35 टेस्ट रखे गए हैं। इस 35 टेस्टों में 14 सेक्शनल टेस्ट हैं, 8 पूलन टेस्ट हैं, 6 सीसेट के टेस्ट हैं, कुछ रिवीजन टेस्ट भी रखे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप को और डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम अगले सत्र में फिर से भाग लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।